Hello and welcome to 100% Maths. So from this video we are going to start our exam preparations for the session 2024-2025 for the class 10th. तो सबसे पहले हम इस वीडियो में आपने MCQ से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि MCQs आपके पेपर में 18 मार्क्स के आते हैं और कम टाइम लेते हैं और इजी होते हैं और ये मार्क्स आपको लूज़ नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे MCQs। तो हमने टारगेट रखा है यहाँ पर कि हमने 100 MCQs करने हैं क्लास 10th के लिए। सो इस वीडियो में MCQ स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो पेपर और पेन लेकर मेरे साथ प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट MCQ, द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल PX। तो ये जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये 4 पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। हमें उसकी ज़ीरोज़ बतानी है इस पॉलिनोमियल की। तो हमें पता है ज़ीरो वही होती है जो एक्स एक्सिस से क्या करती है, पास करती है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है यहाँ पर जो एक्स एक्सिस से पास कर रहा है? एक तो ये पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। सो -6,0 और 6,0 दो ही ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक्स एक्सिस से पास करेंगे। सो इसकी जो ज़ीरोज़ हो गई वो -6 और 6 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो ये हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है, इज़ इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले ये जो हमें गिवन है लीनियर इक्वेशंस, इनको हम राइट हैंड साइड पे पहले ज़ीरो बना लेते हैं और ये जो टर्म्स हैं राइट हैंड साइड पे, इनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, सिंपल सॉर्टिंग की है। अब दोनों इक्वेशन से हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यूज़ को यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, सो A1 की वैल्यू आ गई 3, B1 की वैल्यू आ गई -k और C1 की वैल्यू आ गई -7। साइन साथ साथ चलेंगे। A2 की वैल्यू 6, B2 की वैल्यू 10 और C2 की वैल्यू -3। अब इनकंसिस्टेंट किस केस में होता है? जब हमारा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। उस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होती हैं वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है। ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यूज 3/6 इज इक्वल टू -k/10 इज नॉट इक्वल टू -7/-3। ये वाले पोर्शन को छोड़ देते हैं, हमें सिर्फ k की वैल्यू से मतलब है, तो इन दोनों से हमारी k की वैल्यू आराम से आ जाएगी। सो आ गया 30 इज इक्वल टू -6k, -6 को इधर लेके आएंगे तो -5 हो जाएगा। सो k की वैल्यू आ गई -5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट थर्ड वाले पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग statements is not true? A number of secants can be drawn at any point on the circle. So this is a true statement. Only one tangent can be drawn at any point on a circle. तो एक ही tangent draw की जा सकती है. This is also true. A chord is a line segment joining. chord कैसे बनती है? दो points को जोड़कर, तो ये भी true है. From a point inside a circle, only two tangents can be drawn. तो this is a false statement. तो उसने कहा था कि कौन सी ट्रू नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर। तो आपने ये सर्कल्स चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है। फोर्थ वाले पे चलते हैं। इफ़ nth टर्म ऑफ एन AP इज 7n-4। सो nth टर्म हमें गिवन है, यानी कि an गिवन है हमें 7n-4। हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी कि d जो है वो कैलकुलेट करना है। तो d के लिए हमें AP चाहिए होती है। तो AP के लिए हम यहाँ पर पहले n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो हमारी फर्स्ट टर्म आ जाएगी 7 × 1 - 4, यानी कि 3 हो गया। अगर हम n की वैल्यू 2 डालते हैं तो हमारी सेकेंड टर्म आ जाएगी 7 × 2 - 4, 14 - 4 यानी कि 10 हो गया। तो हमारी जो AP की फर्स्ट टर्म है वो 3 है और AP की सेकेंड टर्म जो है वो क्या है, 10 है। इसी से हमारा कॉमन डिफरेंस निकल आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 10 - 3 7। सो 7 हमारा है ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ पे चलते हैं। द रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन एंड रेडियस ऑफ अ सफेयर। तो अब यहाँ पर देखो, कोन का रेडियस और सफेयर का रेडियस आर ईच 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो यहाँ पर दो शेप्स की बात हो रही है, कोन एंड सफेयर, और दोनों का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। फर्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सफेयर। तो उसकी हाइट हमें निकालनी है कोन की। सो बेसिकली हाइट ऑफ द कोन हमें फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम जो है कोन का वॉल्यूम ऑफ सफेयर के इक्वल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से आना चाहिए।
ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। सो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर क्यूब यहाँ पे कैंसिल हो गया। सो h इज इक्वल टू 4r रह गया। ठीक है। अब r की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, सो r की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो हाइट आ गया आपके पास 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा। सिक्स्थ पे चलते हैं हम। टैन थीटा की वैल्यू गिवन है 5/2, तो हमें ये निकालना है 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है। तो अब यहाँ पर है हमारे पास टैन थीटा की वैल्यू 5/2 गिवन है, हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्या हम किसी तरह से ये साइन को टैन थीटा बना सकते हैं? अगर हम इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो हमारा टैन थीटा आराम से बन जाएगा। सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन गया, टैन थीटा। कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन गया 1, नीचे बन गया 4 टैन थीटा माइनस 1। अब टैन थीटा की वैल्यू हमारे पास बहुत इजीली गिवन है, ठीक है, तो वो हम पुट कर देते हैं। सो ये मैंने पुट कर दी वो वैल्यू। ठीक है। सो हम यहाँ पे करेंगे 2 × 5 10 प्लस 1 11, 2 × 5 प्लस 10 इंटू माइनस 1 that is 9, 11/9, that is option number A is the answer। सेवेंथ वाले पे चलते हैं। In the given figure, a tangent has been drawn at a point P on the circle centered at O। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंटर है O पे, इस सर्कल का सेंटर O पे है, यहाँ पर P पे एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है, तो ये है टेंजेंट हमारी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पर एंगल जो है वो TPQ इज इक्वल टू 110 डिग्री गिवन है। सो आप देख सकते हैं कि TPQ एंगल, तो ये पूरा एंगल जो है वो 100 कितना है 10 है। तो हमें एंगल निकालना कौन सा है POQ, तो हम मार्क कर लेते हैं। तो हमें ये वाला एंगल जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट करना है, राइट। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पूरा एंगल है वो कितना है 110 डिग्री है ना। अब हमें पता है कि ये OP जो है वो हमारा क्या है, रेडियस है। ठीक है। और ये जो TP है वो हमारी क्या है, टेंजेंट है। हमें अच्छे से पता है कि OP रेडियस है और TP हमारा टेंजेंट है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो हमारा जो ये पूरा एंगल है ये तो पूरा 110 है, पर ये वाला एंगल जो है वो कितना है 90 डिग्री है। ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल TPO जो है वो हमारा कितना है 90 डिग्री है। ठीक है। पूरा कितना है 110 है, ये कितना निकाल लिया 90, तो ये वाला निकल सकता है OPQ एंगल। सो हमारा एंगल OPQ जो है वो कैसे निकलेगा, 110 में से अगर 90 माइनस कर दोगे तो हमारा 20 डिग्री निकल आएगा। ठीक है। तो मतलब ये जो छोटा सा हिस्सा है ये कितना है 20 डिग्री है। ठीक है। 90 और 20 110 हो गए ना, पूरा एंगल 110 गिवन था, ये 90 और ये 20 रह गया। अब अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, क्यों? ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि OP भी रेडियस है और OQ भी जो है वो रेडियस है। ठीक है। और एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो हमारे पास यहाँ पर आ गया कि एंगल OQP जो है वो भी हमारा 20 डिग्री हो गया। अब एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स पता हो तो तीसरा एंगल तो बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस एंगल POQ जो हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो POQ is equal to 180 minus 40, that is 140 डिग्री। सो एंगल POQ जो हमें फाइंड आउट करना था वो है 140 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। तो इसके लिए सर्कल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना वो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के यहाँ पर जीरोस गिवन है वो ऐसे हैं कुछ इस तरह से, इन्होंने जो रूट है वो दोनों पे डाल दिया है। दिस इज -√5/2 और जो जीरोस है दूसरा वाला वो है हमारे पास √5/2, यानी कि अंडर रूट जो है वो 5 के ऊपर ही है, तभी आंसर बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा और बीटा है यानी कि इसकी जीरोस हैं वो ये गिवन है। अब हमें बताना है कि इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, राइट। तो हम इसके सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब s निकाल लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 0। प्रोडक्ट क्या बनेगा -√5/2 इंटू √5/2,
यानी कि माइनस का 5/4 बनेगा, है ना। अब हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये है ना, एस मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़, पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ऐसे ही बनेगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है -5/4। सो एक्स स्क्वायर -5/4 रह गया। अब हम इसको इधर कर लेते हैं मल्टीप्लाई, मतलब हमारा एलसीएम ले लेते हैं 4x स्क्वायर -5, तो 4x स्क्वायर -5 आ गया हमारे पास। बट अभी भी देखो हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं बन रहा है ना। बट अगर हम इन ऑप्शंस को ही थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं बनेगा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसके बीच में x वाली टर्म बीच में आ रही है, तो हमारे वाले में x वाली टर्म है ही नहीं है। तो यहाँ तो बी ऑप्शन है, यहाँ हमारा सी ऑप्शन है। चलो पहले बी ऑप्शन को चेक करते हैं। अगर हम देखें 8x स्क्वायर -20, अगर इसमें से मैं 4 कॉमन ले लूँ तो 4x स्क्वायर -5 बन रहा है, वही जो हम बना रहे हैं, क्योंकि इसके बाहर क्या होता है k होता है। k क्या है, एक जस्ट एक कांस्टेंट है, तो इसको हम k मान लेते हैं। तो हमारा ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो कई बार ऐसा होता है कि सही से ऑप्शंस ऐसे नहीं गिवन होते हैं, तो आपको कई बार ढूंढने पड़ते हैं। सो नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल्स गिवन है और उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। हमें निकालना है अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मीडियन क्लास पता होना चाहिए। तो मीडियन क्लास ढूंढने के लिए हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के साथ साथ क्या चाहिए होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। ठीक है, तो वो हम निकाल लेते हैं। 5, 9, 15, 10 एंड 6 ये हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है। हमें इसकी करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालना है। तो क्यूमुलेटिव कैसे निकलती है, पहली वाली सेम रहती है, देन 5 + 9 14 हो जाता है। करस्पॉन्डिंग को इस तरह से ऐड करते जाते हैं। 14 + 15 29, 29 + 10 39, 39 + 6 45। ओके, सो यहाँ पर हम n/2 कैलकुलेट करेंगे। n क्या है, हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो n हमारा आ गया 45/2 यानी कि 22.5, राइट। अब 22.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, 29 है। इसकी करस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी थी, इसकी करस्पॉन्डिंग क्लास थी ये 22-30 वाली, है ना। 22-30 वाली ये क्लास है, तो ये हमारी बन गई मीडियन क्लास। ओके, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर n/2 में देखना है उससे जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है और उसकी करस्पॉन्डिंग क्लास जो भी होगी वो मीडियन क्लास कहलाएगी। तो अपर लिमिट क्या बन जाएगी, यहाँ पर अपर लिमिट बन जाएगी 30। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पर O जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों कॉर्ड्स का, AB और CD का। तो ये हमारी कॉर्ड जो है वो AB है और ये हमारी जो कॉर्ड है वो CD है। अगर BOC एंगल 80 डिग्री गिवन है तो आपको ये वाला एंगल जो है वो 80 डिग्री गिवन है, OA OD के इक्वल है। OA जो है वो OD के इक्वल है, ये आपको मार्क्ड है यहाँ पर। अब ट्रायंगल बताना है ODA और OBC किस तरह के ट्रायंगल्स हैं। सो हम यहाँ पर दोनों ट्रायंगल्स को ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ODA एंड ट्रायंगल OBC। अब सबसे पहले अगर ये वाला एंगल 80 है तो ये वाला एंगल भी 80 होगा, है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि एंगल OBOC इज इक्वल टू एंगल DOA इज इक्वल टू 80 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब O जो है वो दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब कॉर्ड की पॉइंट का इंटरसेक्शन है, यानी कि AO जो है वो OB के इक्वल होगा और OD जो है वो OC के इक्वल होगा। तो ये ट्रायंगल्स क्या हुए, सिमिलर हुए। ठीक है, सिमिलर भी हुए और क्या हुए, आइसोसेलेस भी हुए, क्योंकि इनकी दोनों साइड्स जो हैं वो यहाँ पर इक्वल हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आइसोसेलेस एंड सिमिलर वाला ऑप्शन आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आएगा।